कल्पना कीजिए उस जमीन की जिस पर हम चलते हैं। देखने में ये ठोस, भारी और एकदम चट्टानों से भरी लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस ठोस जमीन का लगभग आधा हिस्सा असल में एक गैस है। अरे वाकई? जी हाँ, हमारी पृथ्वी की पपड़ी, जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, वो 46% से अधिक ऑक्सीजन से बनी है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में, या कहें इस डीप डाइव में, हम इसी जमीन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और यह चर्चा विशेष रूप से उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कृषि परीक्षाओं जैसे एएफओ, आईबीपीएस एएफओ या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे सामने एग्री प्रेप हॉर्टिकल्चर के नोट्स हैं। हाँ, जो कि बहुत ही क्रूशल नोट्स हैं। एकदम सही। और हम सिलिकेट मिनरल्स, पृथ्वी की पपड़ी की संरचना और सिलिकेट क्ले के वर्गीकरण को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और ये डिकोडिंग सिर्फ रटने के लिए नहीं है। देखिए, हाँ, अक्सर एग्रीकल्चर के नोट्स देखने में बहुत तकनीकी लगते हैं, मतलब लंबी लंबी टेबल, प्रतिशत, खनिजों के नाम। लेकिन हमारा लक्ष्य आज इन तथ्यों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। सही बात है। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई खनिज वैसा व्यवहार क्यों करता है, तो परीक्षा में चाहे जितना भी घुमावदार सवाल आ जाए, सही उत्तर अपने आप क्लिक कर जाता है। बिल्कुल। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले तैयारी को पक्का करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। वो क्या? जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर उनका पिछले टॉपिक का अभ्यास अभी बाकी है, तो agriprep.in पर जाकर उससे जुड़े एमसीक्यूज हल करना एक बहुत ही स्मार्ट कदम होगा। हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए वापस आते हैं उस चौंकाने वाले तथ्य पर। ऑक्सीजन जमीन के अंदर, मतलब एक सेकंड, अगर ऑक्सीजन गैस है तो जमीन इतनी कठोर कैसे है? ये कोई गुब्बारा तो नहीं है? हाँ, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। असल में यहाँ ऑक्सीजन हवा की तरह स्वतंत्र गैस के रूप में नहीं घूम रही है। अच्छा। ये दूसरे तत्वों के साथ बहुत ही मजबूती से केमिकल बॉन्ड बना के जुड़ी हुई है, और इसका सबसे पक्का दोस्त है सिलिकॉन। सिलिकॉन, राइट। हाँ, पृथ्वी के पपड़ी में ऑक्सीजन 40.6% है, और उसके ठीक बाद सिलिकॉन आता है जो 27.7% है। अरे वाह। ये दोनों तत्व मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाते हैं जिसे हम सिलिकेट्स कहते हैं, और यही हमारी चट्टानों और मिट्टी का मुख्य हिस्सा है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यानी ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलकर कुल पपड़ी का लगभग 74% हिस्सा बना देते हैं। बिल्कुल। तो बाकी बची हुई 26% जगह में क्या क्या है? उस बाकी हिस्से में ही हमारे कृषि विज्ञान का असली खजाना छिपा है। अच्छा जी। सिलिकॉन के बाद आता है एल्यूमिनियम, जो 8.1% है, फिर फेरस यानी लोहा 5%, उसके बाद कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% और मैग्नीशियम 2.1%। मतलब ये सब मिलकर वो बाकी का हिस्सा बनाते हैं। हाँ, और बाकी बचे हुए जो अन्य तत्व हैं, वो कुल मिलाकर सिर्फ 0.8% बनाते हैं। ओके। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे सीधे पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट में लोहे या एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो ये सब चट्टानों में मौजूद हैं, लेकिन एक छोटा सा पौधा जिसकी जड़ें तो बहुत नाजुक होती हैं, वो इन कठोर चट्टानों से पोटेशियम या कैल्शियम कैसे निकालता है? जड़ें पत्थर तो नहीं चबा सकती। नोट्स में पौधों के पोषक तत्वों के स्रोतों की एक लंबी सूची दी गई है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत ही सटीक सवाल है ये। देखिए, पौधे सीधे चट्टान नहीं खाते, वे उन खनिजों के टूटने का इंतजार करते हैं। अच्छा, वेदरिंग का। बिल्कुल। अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग खनिजों के अंदर लॉक होते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस का मुख्य स्रोत एपेटाइट नाम का खनिज है। एपेटाइट, ठीक है। जब पौधे को पोटाशियम चाहिए होता है, तो वो बायोटाइट या ऑर्थोक्लास खनिजों के टूटने से मिलता है, और कैल्शियम हमें एनॉर्थाइट और डोलोमाइट से प्राप्त होता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या, जैसे अपना बोरॉन हो गया या मैंगनीज? बोरॉन हमें टोरोमोलिन से मिलता है। टोरोमोलिन? हाँ, जो असल में एक बोरॉन एल्यूमिना सिलिकेट है, और मैंगनीज का मुख्य स्रोत पायरोलुसाइट है। पायरोलुसाइट। हाँ, परीक्षा में ये जोड़ियां मिलाने के लिए, मतलब है मैच द फॉलोइंग टाइप के सवालों में बहुत आती हैं। ये नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिख रही है मुझे। क्या? मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम दोनों के ही सामने एक ही खनिज का नाम लिखा है, ओलिवीन। ये ओलिवीन असल में है क्या, जो दो अलग अलग पोषक तत्व दे रहा है? ओलिविन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा जटिल खनिज है। रासायनिक रूप से ये एक फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट है। इसका फॉर्मूला है FeMg2SiO4।
ओके। इसके फॉर्मूले में ही साफ है कि इसमें भारी मात्रा में मैग्नीशियम और लोहा होता है, इसलिए ये मैग्नीशियम का बड़ा स्रोत है। और मोलिब्डेनम? साथ ही इसकी क्रिस्टल संरचना में मोलिब्डेनम के कुछ आयन भी फंसे रहते हैं, इसलिए ये उसका भी स्रोत बन जाता है। कमाल है। एक और जरूरी बात जो नोट्स में दी गई है, ओलिवीन के 2 हाइड्रेटेड रूप होते हैं। हाइड्रेटेड मतलब पानी जुड़ने के बाद? हाँ, ताल्क और सर्पेंटाइन। जब ओलिवीन में पानी जुड़ जाता है तो वो इन रूपों में बदल जाता है। लेकिन एक बात बताइए, ये खनिज टूटते कैसे हैं? आपने कहा कि पौधे खनिजों के टूटने का इंतजार करते हैं। मौसम की मार हो गई, बारिश, हवा, ये सब चट्टानों को तोड़ते होंगे, लेकिन क्या सभी चट्टानें एक ही गति से टूटती हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वेदरिंग या अपक्षय का सिद्धांत आता है। अच्छा। कुछ खनिज बहुत जल्दी घुल जाते हैं या टूटकर मिट्टी बन जाते हैं, और कुछ इतने ढीठ होते हैं कि लाखों सालों तक डटे रहते हैं। तो इसका कोई क्रम है क्या? हाँ, नोट्स में वेदरिंग के प्रतिरोध का एक घटता क्रम दिया गया है। Ascending sequence। ओके, सबसे ज्यादा प्रतिरोध करता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सबसे मजबूत। उसके बाद आता है मस्कोवाइट, फिर फेल्ड्स्पार, उसके बाद बायोटाइट, और सबसे कम प्रतिरोध करता है कैल्साइट। तो कैल्साइट सबसे कमजोर है और क्वार्ट्ज सबसे मजबूत, लेकिन ऐसा क्यों? मतलब क्वार्ट्ज में ऐसा क्या खास है जो वो टूटता ही नहीं? इसके पीछे सीधा सा रसायन विज्ञान है। क्वार्ट्ज लगभग शुद्ध सिलिका है। अच्छा। इसके अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक दूसरे से इतने कसकर और एक समान रूप से जुड़े होते हैं कि उसमें कोई कमजोर कड़ी होती ही नहीं है। तो पानी उस पर असर नहीं करता? नहीं, पानी या एसिड उसे आसानी से गला नहीं पाते। ये प्रकृति के कांच की तरह है। वहीं दूसरी तरफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, वो पानी और हल्के एसिड में बहुत जल्दी घुल जाता है। ये बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन है। अब इस चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वार्ट्ज सबसे मजबूत क्यों है। इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्रम बेहद जरूरी है। ये सीधे सीधे पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ, डेफिनेटली। तो इस विषय पर पकड़ बनाने के लिए agriprep.in पर जाकर इस टॉपिक के MCQs की प्रैक्टिस करना और AI इवैल्यूएशन से अपनी जांच करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सही कहा। अब जब ये बड़ी चट्टानें टूटती हैं तो उनके रासायनिक अंश वापस आपस में जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और यहीं से जन्म होता है सिलिकेट क्ले का। एक सेकंड, तो ये क्ले सिर्फ टूटी हुई चट्टान का चूरा नहीं है, ये एक नई संरचना है। एकदम सही। मिट्टी या क्ले सिर्फ धूल का ढेर नहीं है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित जालीदार संरचना होती है। सबसे महत्वपूर्ण सिलिकेट क्ले को फाइलोसिलिकेट कहा जाता है। फाइलोसिलिकेट नाम थोड़ा भारी है। हाँ, लेकिन फाइलो शब्द का मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब होता है पत्ता या शीट। अच्छा, जैसे कागज की शीट। बिल्कुल, यानी ये क्ले एक के ऊपर एक रखी गई शीट्स या परतों से बनी होती है। जैसे किसी किताब के पन्ने होते हैं। हाँ, एकदम किताब के पन्नों की तरह। और ये पन्ने या शीट्स मुख्य रूप से 2 प्रकार की ईंटों से बनते हैं। कौन सी ईंटें? पहली है टेट्राहेड्रल शीट, जिसमें सिलिका की प्रधानता होती है। ओके। इसमें एक सिलिकॉन आयन 4 ऑक्सीजन आयनों से घिरा होता है, जिससे एक 4 तरफा पिरामिड जैसी संरचना बनती है। पेट्रा मतलब 4, तो 4 ऑक्सीजन आयन, समझ गया। और दूसरी शीट कौन सी है? दूसरी शीट होती है एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की, जिसे ऑक्टाहीड्रल कहा जाता है। ऑक्टाहीड्रल। हाँ, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम आयन 6 हाइड्रोक्सिल या ऑक्सीजन आयनों से घिरे होते हैं, जो एक 8 तरफा बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। ठीक है। ये सिलिका और एल्यूमिना की शीट्स ही अलग-अलग तरीकों से जुड़कर सारी क्ले मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो अगर ये शीट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इन ब्लॉक्स को जोड़कर कौन-कौन सी अलग-अलग इमारतें, मेरा मतलब है अलग-अलग प्रकार की क्ले बनती हैं? नोट्स में 1:1, 2:1 जैसे कई प्रकार दिए गए हैं। ये क्लासिफिकेशन काम कैसे करता है? देखिए, इन शीट्स की संख्या और उनका अरेंजमेंट ही तय करता है कि क्ले का प्रकार क्या होगा। अच्छा। पहला समूह है 1:1 प्रकार। इसका मतलब है कि इसमें एक सिलिका यानी टेट्राहेड्रल शीट और एक एल्यूमिना यानी ऑक्टाहेड्रल शीट आपस में जुड़ी होती हैं। एक शीट। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्योलिनाइट। ठीक है, एक सिलिका और एक एल्यूमिना, लेकिन ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्या ये आसानी से अलग हो सकते हैं? नहीं, और यही क्योलिनाइट की सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा।
ये दोनों शीट्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती हैं, जो कि बहुत मजबूत होता है। ओके। इसे ऐसे समझे कि किताब के पन्नों के बीच में बहुत तेज गोंद लगा दिया गया है। पानी इनके बीच में घुस ही नहीं सकता। तो ये पानी सोखकर फैलेगी नहीं? बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योलेनाइट पानी मिलने पर फैलता नहीं है। ये नॉन एक्सपैंडिंग है। समझ गया। और दूसरा प्रकार जिसे 2:1 कहा जाता है? 2:1 प्रकार में 2 सिलिका शीट के बीच एक एल्यूमिना शीट सैंडविच की तरह होती है। सैंडविच? हाँ, ऊपर सिलिका, बीच में एल्यूमिनिया और नीचे फिर से सिलिका। एक क्लासिक सैंडविच। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? इसके 3 मुख्य उदाहरण हैं। मोंटमोरेलोनाइट, जो स्मेक्टाइड समूह का है, दूसरा है इलाइट और तीसरा है वर्मिक्यूलाइट। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विज्ञान का खेल होता है जिसे आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बाप रे, ये नाम तो काफी भारी भरकम है। इसका असल में मतलब क्या है? सुनने में मुश्किल लगता है पर है बहुत आसान। आइसो मतलब समान और मॉर्फस मतलब आकार। ओके। इसमें होता क्या है कि क्ले के ढांचे में एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम आकर बैठ जाता है। अच्छा, जगह बदल लेते हैं? हाँ, ढांचा वही रहता है, लेकिन क्योंकि एक +3 चार्ज वाले आयन की जगह +2 चार्ज वाला आयन आ गया, तो पूरी शीट पर एक नेगेटिव चार्ज यानी नकारात्मक आवेश बन जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज करता क्या है मिट्टी में? ये नेगेटिव चार्ज ही मिट्टी की जान है। कैसे? ये मिट्टी में मौजूद पॉजिटिव पोषक तत्वों को, जैसे पोटेशियम या कैल्शियम को, चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है और उन्हें पानी के साथ बहने से रोकता है। अरे वाह! इसी क्षमता को हम CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। मोंटमोरेलोनाइट और वर्मिक्यूलाइट में ये बहुत अधिक होता है। ये तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नोट्स में मोंटमोरेलोनाइट के साथ एक बहुत ही मजेदार टर्म लिखा है, वैंडरवाल फोर्स। क्या ये विज्ञान के वैंडरवाल फोर्स का ही जिक्र है? हाँ बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं की नोट्स में अक्सर ऐसी छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक मिल जाती है। ये असल में वैंडरवाल्स फोर्स ही है। तो इसका यहाँ क्या काम है? 2:1 सैंडविच की एक परत दूसरी परत के ऊपर सिर्फ इसी कमजोर वैंडरवाल्स फोर्स से टिकी होती है। इसमें क्योलीलाइट जैसा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड या गोंद नहीं होता। इसका मतलब अगर पानी आया तो वो आसानी से इन परतों के बीच में घुस जाएगा। एकदम सही पकड़े, जैसे 2 कांच की प्लेटों के बीच पानी चला जाए। और फिर क्या होगा? परतों के बीच पानी घुसने से मिट्टी बुरी तरह से फूल जाती है या फैल जाती है। इसीलिए मोंटमोरेलोनाइट को एक्सपैंडिंग क्ले कहा जाता है। ओहो। जो हमारी काली कपास की मिट्टी होती है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें इसी का दबदबा होता है, जो सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें छोड़ती है और गीली होने पर फूल जाती है। अब समझ आया। और वर्मिक्यूलाइट का फैलाव कैसा होता है? वर्मिक्यूलाइट में फैलाव मोंटमोरेलोनाइट से थोड़ा कम होता है, इसलिए इसे लिमिटेड एक्सपेंशन वाला खनिज कहते हैं। एक और प्रकार नोट्स में है 2:1 या फिर 2:2 प्रकार। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। या क्लोराइड समूह है। इसमें 2:1 वाली सैंडविच संरचना तो होती है, हाँ, लेकिन उन सैंडविच के बीच में एक अतिरिक्त परत होती है जिसे ब्रूसाइट कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक एक्स्ट्रा लेयर। हाँ, ये अतिरिक्त परत परतों को आपस में इतनी मजबूती से बांध देती है कि यह पूरी तरह से नॉन एक्सपैंडिंग यानी न फैलने वाला बन जाता है। तो अगर हम एक त्वरित रिकैप करें, क्योलेनाइट फैलता नहीं है क्योंकि इसमें गोंद है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है। बिल्कुल। मोंटमोरेलोनाइट बहुत फैलता है क्योंकि इसकी परतें ढीली हैं। वर्मिक्यूलाइट थोड़ा फैलता है और क्लोराइड्स बिल्कुल नहीं फैलते। एकदम परफेक्ट समरी है ये। अब परीक्षा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इनकी प्रॉपर्टीज या गुणों के बीच होता है। हाँ, वो जो बड़ी सी टेबल है। बिल्कुल, नोट्स में बहुत बड़ी टेबल दी गई है। चलिए उस टेबल को रटने के बजाय उसे डिकोड करते हैं। चलिए इन खनिजों का आपस में एक तरह का टूर्नामेंट करवाते हैं। हाँ, ठीक है। सबसे पहला मुकाबला है सरफेस एरिया या सतह के क्षेत्रफल का, जिसे वर्ग मीटर प्रति ग्राम में नापा जाता है। क्योलेनाइट का कुल सरफेस एरिया सिर्फ 37 से 45 के बीच होता है। रुको एक सेकंड। क्या हुआ? ये सभी क्ले के कण माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे। तो फिर एक कण का सरफेस एरिया दूसरे से इतना अलग कैसे हो सकता है? बहुत उम्दा सवाल है। इसे ताश की गड्डी से समझते हैं। ताश की गड्डी? हाँ, क्योलेनाइट की ताश की गड्डी आपस में एकदम चिपकी हुई है, तो उसका सरफेस एरिया सिर्फ गड्डी के बाहर का हिस्सा है, यानी बाहरी सरफेस एरिया। ओके।
लेकिन मॉन्टमोरेलोनाइट की गड्डी ढीली है और पानी हर एक पत्ते के बीच में चला जाता है। अच्छा, तो उसका सरफेस एरिया गड्डी के बाहर का हिस्सा और साथ ही हर एक ताश के पत्ते का आगे पीछे का हिस्सा हो जाता है। इसे हम अंदरूनी सरफेस एरिया कहते हैं। कमाल है। यानी मॉन्टमोरेलोनाइट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए। और होता भी है, ये 580 से 750 तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? वर्मीकुलाइट का कुल सरफेस एरिया सिलिकेट्स में सबसे अधिक होता है, 780 से 900 के बीच। तो अगर एग्जामिनर को फंसाना हो तो वो पूछेगा कि सिलिकेट्स में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, और ज्यादातर लोग मॉन्टमोरेलोनाइट सोचेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा फैलता है। बिल्कुल सही, लेकिन सही उत्तर वर्मीकुलाइट है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जहां छात्र गलती करते हैं। ये तो सच में ट्रैप क्वेश्चन है। हाँ, अब बात करते हैं सीईसी की। मैंने बताया था कि ये मिट्टी का बटुआ या वॉलेट है जिसमें वो पोषक तत्वों को संभाल कर रखती है। हाँ, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्योलिनाइट का बटुआ सबसे छोटा है, इसका सीईसी सिर्फ 2 से 15 है। मॉन्टमोरेलोनाइट का सीईसी 60 से 150 के बीच होता है, और वर्मीकुलाइट में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका सीईसी सबसे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, सिलिकेट्स में इसका सीईसी सबसे ज्यादा है, 100 से 150 के बीच। टेबल में एक और गुण बचा है जो बहुत अजीब है, पी फिक्सिंग यानी फास्फोरस फिक्सेशन। ये क्या है और इसमें कौन आगे है? पी फिक्सिंग का मतलब है जब किसान खेत में फास्फोरस वाला खाद डालता है, हाँ। तो मिट्टी के खनिज उसे इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि पौधे उसे ले ही नहीं पाते, जैसे किसी तिजोरी में पैसा हमेशा के लिए लॉक हो गया हो। अरे ये तो नुकसान है। हाँ, और क्योलिनाइट में पी फिक्सिंग सबसे अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योलिनाइट का सरफेस एरिया तो सबसे कम था। क्योंकि क्योलिनाइट के कणों के किनारों पर ऐसे रासायनिक समूह होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जो फॉस्फेट आयनों के साथ परमानेंट सुपर ग्लू की तरह चिपक जाते हैं। अच्छा, किनारों से पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये फास्फोरस को फिक्स कर देता है। इसके विपरीत वर्मीक्यूलाइट में ये मध्यम है और इलाइट में कम है। नोट्स की इस टेबल के अंतिम कॉलम में ह्यूमस का भी जिक्र है, लेकिन ये तो कोई सिलिकेट खनिज नहीं है, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? सही कहा, ह्यूमस एक जैविक पदार्थ है, खनिजों का नहीं। लेकिन इसे टेबल में इसलिए रखा गया है ताकि हम इसकी ताकत देख सकें। इसका कुल सरफेस एरिया 1200 होता है। 1200? बाप रे। और इसका सीईसी 200 से भी अधिक होता है। ये सिलिकेट्स का सुपर हीरो है, समझ लीजिए। हालांकि इसका कोहेजन या चिपचिपापन कम होता है। ये टेबल सच में एक खजाना है। क्योलिनाइट पी फिक्सिंग में सबसे आगे है, वर्मीक्यूराइट सिलिकेट्स में सरफेस एरिया और सीईसी में सबसे आगे है, मॉन्टमोरेलोनाइट फैलने में सबसे आगे है, और ह्यूमस कुल मिलाकर सब पर भारी है। एकदम सटीक समरी। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में बैठाने के लिए जो भी एस्पिरेंट्स इसे समझ रहे हैं, उन्हें सिर्फ सुनना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अपना खुद का परीक्षण करना चाहिए। हाँ, agriprep.in पर जाएं, MCQs अटेम्प्ट करें और अपनी एक्यूरेसी जांचें। जब आप खुद इन सवालों का सामना करते हैं, तभी असली कमजोरियों का पता चलता है और AI इवैल्यूएशन से सुधार होता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम इन चीजों को सिर्फ सुनते या पढ़ते हैं तो सब आसान लगता है। हाँ। लेकिन परीक्षा में विकल्पों के बीच जो दुविधा होती है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही दूर की जा सकती है। तो आज हमने पृथ्वी की पपड़ी की ऑक्सीजन से शुरुआत की, खनिजों के टूटने की प्रक्रिया को समझा, सिलिकेट क्ले की सैंडविच और किताब वाली संरचना देखी, और अंत में उनके गुणों का पूरा विश्लेषण किया। हाँ, और जाने से पहले अगर हम इस पूरी व्यवस्था पर एक नजर डालें तो एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। श्योर। पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन का दबदबा है, 1:1 और 2:1 सैंडविच संरचना हमने देखी, और मॉन्टमोरेलोनाइट का फैलने वाला स्वभाव देखा। तो जो छात्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनके लिए 3 त्वरित प्रश्न, देखते हैं आप इनका जवाब दे पाते हैं या नहीं। चलिए पूछते हैं। पहला सवाल, वेदरिंग का सबसे ज्यादा प्रतिरोध कौन सा मिनरल करता है? इसका उत्तर है क्वार्ट्ज। दूसरा सवाल, बोरॉन का मुख्य स्रोत कौन सा सिलिकेट है? वो है टूरमलीन। और तीसरा सवाल, किस मिनरल में पी फिक्सिंग सबसे ज्यादा होती है? क्योलिनाइट में।
मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों ने ये उत्तर सही सोचे होंगे। और मैं अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बताइए। सोचिए, अगर क्ले मिनरल्स में ये सिकुड़ने और फैलने की क्षमता न होती या उनके अंदर का वो नेगेटिव चार्ज ना होता जो पोषक तत्वों को पकड़ कर रखता है, तो क्या होता? तो बारिश सारा खाद और पोषण बहा कर ले जाती, हमारी जमीन बंजर होती। ये नन्ही सी क्ले शीट्स ही असल में पूरी कृषि की नींव है। ये सच में एक बहुत ही गहरा ख्याल है। हम अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें आंखों से दिखती भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वही पूरी खेती को चला रही है। खैर, अब आपका अगला कदम बहुत आसान है। agriprep.in पर जाएं, इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें, AI इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें और अपने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें। और प्रैक्टिस करते रहें। हमारे अगले डीप डाइव में हम सॉइल टैक्सोनॉमी के रहस्यों को सुलझाएंगे और देखेंगे कि मिट्टी को उसके गुणों के आधार पर वैज्ञानिक रूप से कैसे नाम दिया जाता है। तब तक के लिए गहराई से सीखते रहें।